Take a seat. Mr. Sudarshan, आपने मेरी इंग्लिश Yes, sir. You have completed your BTech in the year of 2014. Yes, sir. And then you completed your LLB in 2017 Yes, sir. from Government Law College, Ajmer. Yes, sir. State any 5 things in respect of Ajmer. Sir, Ajmer is famous for Brahma Temple, Pushkar. Second, Khwaja Muhyiddin Chishti Dargah. And third for Marble City, Kishangarh. And fourth for Varitani, which is also in Kishangarh. And fifth one is Dumping Yard, which is also called Switzerland of India and Rajasthan. What is the status of Ajmer prior to independence? Sir, it is a central acquired, particularly When Ajmer is included in Rajasthan? 1956, I think मेरे को रिमेम्बर सर 1956 के अंदर एडेड हुआ था, बट ये सेंट्रल यूनियन टेरिटरी थी, तो ये फॉर्मेलिटी ही थी. Who was the chief minister of Ajmer Nehruwala from 1947 to 1956? Extremely sorry sir, I don't know. Which institution of state level is situated in Ajmer? RPSC, Rajasthan Public Service Commission Board, and RBSC and RPSC. Sir. Okay. And what about the secondary board? Secondary education board. RBSC is there. RBS. Yes, sir. Okay. RPSC and RBSC. RBS. Yes, Okay. sir. And revenue board is situated Yes, sir. in this city? Yes, sir. Revenue board is also in Ajmer. You read today's newspaper? No, sir. Actually, मैं 6:20 किशनगढ़ से ट्रेन से आया था, तो सर I can't. Maybe a bit little was the nervous. part of Jaipur, Ajmer or any other? किशनगढ़ itself, किशनगढ़ स्टेट का जो राजधानी था सर, और ये इंडिपेंडेंट. किशनगढ़ किसका पार्ट था? जयपुर का था, अजमेर का था? किशनगढ़ स्टेट था सर. अलग से स्टेट थी सर. या जोधपुर से? जोधपुर के जो सेकंड प्रिंस थे किशन लाल जी, उन्होंने 1609 के अंदर किशनगढ़ की स्थापना करी थी, और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट स्टेट था सर. और सबसे अभी जो किशनगढ़ किसके लिए फेमस है अभी? सर, एक तो मार्बल सिटी है, सेकंड वनीठनी पेंटिंग है, डंपिंग यार्ड के लिए भी अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है सर. और एक किशनगढ़ के वो राजकुमारी थे जिसको लेके काफी हिस्ट्री में विवाद पैदा हुआ था. नहीं सर, वो लेटर भी लिखा था. वो राजकुमारी नहीं थे, जो बनी ठनी जी थे वो वहाँ पर नित्यांगना थी स्टेट के अंदर, और जो हमारे राजा थे नागेदास जी, वो उनके ऊपर मतलब उनसे लव करते थे. उन्होंने उनकी उससे प्रभावित होकर बनी ठनी पेंटिंग का निर्माण मतलब कार्य करवाया था, और बनी ठनी पेंटिंग आज एक चारुमती ऐसा मुझे हल्का हल्का रिकॉल हो रहा है. मेरी जानकारी में नहीं हो सकता सर. उन्होंने एक लेटर लिखा था उदयपुर महाराणा को, फिर वो उनको लेके गए ऐसा कुछ लिखा था. सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर, मुझे उसके बारे में नहीं. लॉ में आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा था? सर वैसे तो मैंने सारे प्रिपेयर किए हैं, बट मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस करता हूँ सर, तो मोस्टली मैं क्रिमिनल न्यू लॉज में जुलाई ऑनवर्ड्स, तो हमारे कहाँ ज़रूरत पड़ी, क्या रीजंस रहे इसके पीछे कि हमें पुराना कोड हमें कंप्लीट लगता था, है ना, दोनों CRPC IPC, डिस्पाइट दैट वी हैव BNSS एंड BNS. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट एज पर यू एज एन एडवोकेट? मैम कुछ लेखना तो जैसे पनिशमेंट की कहीं ना कहीं कुछ जगह पर कमी थी, और फाइन बहुत कम था बहुत सारे सेक्शंस के. दैट वी हैव इंक्रीज्ड बाय द अमेंडमेंट्स आल्सो ना, हमने किया. इट कैन बी अमेंडेड, बट जहाँ तक मेरा है कि जो लेजिस्लेचर का थॉट ये रहा होगा कि एक तो ब्रिटिश एरा को खत्म करना चाह रहे थे वो, और सेकंड बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड ऑन की है, जो फॉर एग्जांपल एक तो कम्युनल सर्विस के ऐड किए गए जी, और सेकंड नेचुरल जो 377 नेचुरल ऑफेंस था उसको डिलीट किया है, और 497 एडेंटिटी को डिलीट किया है. एट द सेम टाइम 303 पुरानी IPC के अंदर जो सेक्शन था जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल
बट उसको इन्होंने वापस नए BNS उसमें सेक्शन BNS में लेके आए एज इट इज एज इट इज है, बट उन्होंने शेल को मे में कन्वर्ट मे में कन्वर्ट कर दिया, यस, के ऊपर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया। और उसके अलावा भी मैम बहुत सारे चेंजेस आए, मैंने एक बार रीड जरूर किया है क्योंकि मीन्स के बाद में, और जैसे महिलाओं से रिलेटेड और चिल्ड्रन से रिलेटेड सेक्शन को एक साथ एड ऑन कर दिया। चाइल्ड जो न्यूट्रल किया गया, जैसे पहले बॉयज़ और गर्ल्स की जगह सिर्फ गर्ल्स था बहुत सारे सेक्शन में, प्रोक्योरेशन ऑफ गर्ल को जब उसके लिए चाइल्ड लिखा गया, कहीं पे चाइल्ड जेंडर न्यूट्रल बनाया है। और एज वाला भी सेम किया है, जैसे पहले 16 फॉर बॉयज़ गार्डियनशिप से किडनैपिंग का था, उसको भी अब 18 कर दिया गया है। तो रिफॉर्म किए गए हैं और आई थिंक बेनिफिशियल होंगे ही, ऑब्वियसली। और ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी मेन इशू था, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम यू कि जी हाँ बिल्कुल की जो इशू हम एक्चुअली में फेस करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जी। तो उसके रिलेटेड। And anything specific about definition of theft in new BNS? Definition clause No problem, no issues. Okay, and any difference between section 417 and 420 of IPC? Yes ma'am, 420 is specifically cheating with regard to property, Okay, and 417 is general cheating with I think personation या फिर उसकी punishment है cheating की, मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 417 या तो चीटिंग की पनिशमेंट है या फिर पर्सोनेशन से related। okay. And what are the basic constituents of an offence? Means rea, motive, And how will you prove mens rea in court of law? by intention and motive, Like, how will you prove motive and intention? by facts and circumstances of the cases। Good. Yes. Sir, language का आप अच्छा, आपने लिखा है स्ट्रेंथ में हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, Yes sir, ठीक है, और 2017 में आपका LLB हो गया, yes sir, तो आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये वाला? sir third attempt। फिर आपका रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन हो, पहले आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो कभी? सर मैंने 18 वाला जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने इंटरव्यू फेस किया था, अच्छा, बट और मैं सेम नंबर पर ही 152 मार्क्स के ऊपर जो वेटिंग लिस्ट निकली थी उसमें 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, तो मेरा 5th नंबर था 152 पर ही। अच्छा, अच्छा, फिर मैंने 2021 का अटैम्प्ट दिया, मेरा हार्ड लग रहा, मैं प्री के अंदर 4 क्वेश्चन डिलीट हुए और एक आंसर चेंज हुआ और मैं 1 नंबर से रहा सर, और मेरे 5 नंबर माइनस होते सर। मतलब जो आंसर डिलीट किए थे गवर्नमेंट ने या हाई कोर्ट ने, यस सर। तो आप मानते हो उनकी वजह से हुआ, क्वेश्चन नहीं। गलत नहीं थे आपके? नहीं सर ऐसा नहीं है, अच्छा। क्वेश्चन तो गलत थे ही जब भाई हाई कोर्ट ने डिलीट किए, उनके उस पर नहीं है। और मेरी कमी रही कि मेरे सिर्फ बराबर 5 मार्क्स क्यों थे, क्यों मेरे 5 या 10 मोड़ नहीं थे, बट ये भी एक रीज़न था कि इस कारण मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो आप 2017 के बाद से आप अपने पिताजी के साथ प्रैक्टिस भी करते हैं? यस सर। तो जब आप अटेम्प्ट देते तो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं? सर जैसे वैकेंसी नोटिफाई होती है तो उसके बाद मैं कोर्ट जाना बंद कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, आपने लिखा है आपकी मम्मी के लिए डोमेस्टिक मैनेजर, मुझे अंतर बताओ हाउस वाइफ, होम मेकर और डोमेस्टिक मैनेजर में। मेन डिफरेंस नहीं है, सबका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है वर्ड्स को लेकर। मेरे हिसाब से वो हमको हमारे घर को चलाने इसमें वाले कौन सा ऐसा है जो वुमेन एम्पावरमेंट के ज़्यादा करीब है? डोमेस्टिक मैनेजर एज वेल एज द सेकंड वन। नहीं, जैसे ज़्यादातर बायोडाटा होते हैं, जैसे जो शादी के लिए भी जाते हैं जनरली उनमें होम मेकर होता है आजकल, पहले हाउस वाइफ होता है। आपके में डोमेस्टिक मैनेजर, तो आप अपनी मम्मी को डोमेस्टिक मैनेजर लिखा है, Yes. उन लोग घर में कैसे देखते हो आप उन्हें, घर में क्या क्या करती हैं आपकी मम्मी डोमेस्टिक मैनेजर के रूप में? घर के मैक्सिमम मतलब मेन जो हम समझते हैं कि बाहर का काम करते हैं वो उतने एक्चुअली में इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। जो बेसिक थिंग्स होती हैं, मतलब आज मैं अपने आप को लेता हूँ, जो मेरे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, मैंने अपने आप को एज ए ह्यूमन बीइंग जैसा मेंटेन किया, वो सब मेरे को मम्मी से ही मिला है। तो कहीं ना कहीं वो डोमेस्टिक मैनेजमेंट के अंदर उन्होंने बहुत आपका घर की प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, पापा या मम्मी? मतलब 2 मकान है, एक मम्मी के नाम पे है, एक पापा के नाम पे है। सेम विथ व्हीकल। का अच्छा व्हीकल। सेम विथ मम्मी जॉब पे है? नहीं, मम्मी जॉब में नहीं। ठीक है। आपके मोहल्ला है बाफनों का मोहल्ला, यस सर। तो बाफनों का क्यों कहते हैं, बाफना शब्द क्यों है इसमें फेमस? सर एक्चुअली में हमारे पूरे मोहल्ले के अंदर बाफना कास्ट से रिलेटेड तो आप बताओ कमर आप प्रैक्टिस करते हो वकालतनामे पे कितने रुपए का वेलफेयर टेबल लगता है? सर अभी किशनगढ़ के अंदर 200 रुपीज़ का है, जिसमें 100 रुपीज़ का तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की तरफ से है
और बाकी 100 रुपीज़ का बार काउंसिल ऑफ किशनगढ़ अपनी सेल्फ चार्ज कर रही है। और कोर्ट फीस टिकट कितना? कोर्ट फीस सर उसमें 1 रुपीज़ का लगता है। जी सर। ये बेल एप्लीकेशन पेश करते हैं इस पे कितने रुपए का? सर, अक्यूज यदि जेल में है तो उस पर टिकट नहीं लगता सर। अक्यूज जब जेल में होता है तो उसको लिख देता है नोट डाल के कि इज इन जुडिशियल कस्टडी या जेल, तो उसके ऊपर फिर लगा। कहाँ प्रावधान दे रखा है कि कस्टडी में व्यक्ति तो कोर्ट सर फीस? मे बी इन क्रिमिनल रूल्स जो मैंने एक बार 2017 में पढ़ा, उसके बाद मैंने सर पढ़ा नहीं है। आपने राजस्थान कोर्ट फीस एंड सुपरविजन एक्ट जी मैंने 17 में पढ़ा था। जी सर 17 में पढ़ा था। एक्चुअली में उस टाइम जो आरजेएस था उसमें 47 सब्जेक्ट जब थे। सिविल में कौन से सब्जेक्ट्स आपके अच्छे थे यार? तो सिविल में वो सब पढ़े तो मैंने एक बार रीड तो सब किया है। सब कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा सर। व्हाट फंडामेंटल राइट कन्फर्ड टू द अरेस्टेड पर्सन? सर सेक्शन 20 के अंदर आर्टिकल है सॉरी सर आर्टिकल 20 के अंदर 3 राइट्स हैं मेनली। एक्स फैक्टर लॉ, सेकंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट नहीं किया जाएगा, और थर्ड डबल जीओपर्डी। ये भी ठीक है। उसके अलावा मेरा सबसे क्वेश्चन आगे का 22 हाँ सर व्हाट प्रोवाइडेड नेक्स्ट में वही बोला था। उसके अलावा सेक्शन 22 के अंदर 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट के बाद में प्रोड्यूस किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, और उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू रिप्रेजेंट एंड अपना केस बताने। गिरफ्तारी के कारणों को जानने का जी, अधिकार, जी, सर। अपनी पसंद के अब एडवोकेट का अधिवक्ता से बचाव और प्रतिरक्षा करने जी, का सर। परामर्श और प्रतिरक्षा करने ये का। सर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर ये ट्रांजिट रिमांड क्या होता है? सर ट्रांजिट रिमांड जैसे आपके जुरिडिक्शन के अंदर मैं ना होके और कोई दूसरी कोर्ट के अंदर आप रिमांड के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर ट्रांजिट रिमांड कुछ पीरियड के लिए दी जाती है ताकि आप अपने जुरिडिक्शन वाले कोर्ट के अंदर जाके फिर मान लो next remand ले कोई व्यक्ति अजमेर में गिरफ्तार हुआ सकें। जी सर। और जयपुर कोर्ट में उसको पेश करना जी है, तो अजमेर कोर्ट से जो रिमांड मिलेगा वो वो ट्रांजिट रिमांड है सर। या दूसरे स्टेट से कोई कंसेप्ट है इसका? सर मेरे तक जहाँ तक जानकारी है जुरिडिक्शन के बेसिस पर होता है सर इसका। ट्रांजिट बेल सर ट्रांजिट बेल भी सर सेम ही कॉन्सेप्ट है। सेक्शन आई गेस 81 जब कोर्ट किसी को अरेस्ट करने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए किसी को ऑथराइज करती है और वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरी जगह जाकर उसको अरेस्ट करता है, तो वहाँ पर सीजेएम के पास में या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास में या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास में वो अप्लाई कर सकता है। वहाँ पर उसके ट्रांजिट बेल की प्रोविजन आएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है कौन से आर्टिकल में? सर आर्टिकल 130 से 134 आई गेस। 130 सर। आर्टिकल 32 एंड 226 के बीच में कोई दो बेसिक डिफरेंस बताओ। सर आर्टिकल 32 जो है उसकी उन फंडामेंटल राइट के लिए है, और 226 जो है वो फंडामेंटल राइट और अदर कोई प्रोविजन उसके लिए भी हो सकता है। और जुरिडिक्शन वाइज 32 इज़ वाइडर एंड 226 इज़ लेस, क्योंकि वो एक स्टेट के ऊपर ही लागू होता है सर।